हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र है और आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड इट्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें हम लोग लाइट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। लाइट के बारे में हमने क्लास 8 और 10th में भी पढ़ा है और लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी देखा था। ये सारी चीजों से मतलब पहले के नॉलेज से हमें इतना पता है लाइट के बारे में कि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अगर हम कहें तो लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है। दूसरा हमें पता है लाइट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने देखा था कि लाइट वेव नेचर है, लेकिन ये जो अगर हम माइक्रोस्कोप बहुत स्मॉल लेवल पे देखेंगे तब हमें वेव दिखेगा। अगर हम लार्ज लेवल पे देखेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन ही समझ में आता है। तो इस चैप्टर के लिए हम ये हमारे लिए यही रहेगा कि लाइट स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। हम वेव की तरह ट्रीट नहीं करेंगे उसे। नेक्स्ट चैप्टर में हम उसे वेव की तरह ट्रीट करके सारा चीज करेंगे। इसमें रे ऑप्टिक्स से डील करेंगे। और हमें पता है कि लाइट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज को विजिबल करने के लिए। कोई भी चीज दिखाई देता है हमें लाइट की वजह से। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा जब तक आप लाइट मतलब रोशनी न करें, उसमें बल्ब या कुछ टॉर्च जलाए ना, तब तक आपको उस रूम में अंधेरा ही दिखाई देगा। आपको कुछ मतलब अंधेरा रहेगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो लाइट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज को दिखने के लिए। इस चैप्टर में बेसिकली हमें दो फिनोमेना देखने शुरुआत में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जाके क्लास 10th का जितना भी पोर्शन हमने लाइट का पढ़ा है उसे जरूर देख लीजिए एक बार। 4 लेक्चर है उसमें टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है। तो हार्डली 3 घंटे का वीडियो होगा। अगर आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो 2 घंटे में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लास 10th का जितना पोर्शन आपने पढ़ा है उसी के आगे का पोर्शन क्लास 12th में है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी, क्योंकि क्लास 11th में आप लाइट नहीं पढ़ते हो, लाइट से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है आपका, तो एक ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप क्लास 10 का लाइट पढ़े रहोगे तो आपको क्लास 12 का समझने में आसानी रहेगी और एक कंटिन्यूटी लगेगा। क्लास 10 का आपको हमने बनाया हुआ एक एकेडमी पे, आप वहां जाके आपको आई आइकन पे क्लिक करके आप सजेस्टेड वीडियो में जाके वहां देख सकते हो। नहीं तो एक एकेडमी चैनल पे आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में हमारा लाइट का पोर्शन है, तो उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। वो उससे आपको इजी रहेगा। नहीं तो यहाँ पे भी जितनी चीजें बताई जाएंगी वो काफी इजी वे में बताई जाएंगी और सारी चीज आपको समझ में आएगा क्लास 12 का। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसे देखते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना बेसिकली बैक बाउंस ऑफ द लाइट होता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे देखते हैं। इसके बारे में आप पढ़े भी हो क्लास 10th में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि अगर कोई पॉलिश सरफेस है, और पॉलिश सरफेस में हम लोग मिरर ही लेते हैं, अगर कोई एक इंसिडेंट रे इसकी तरफ आ रही है और उसी मीडियम में बैक बाउंस कर जाए, वापस चले जाए, इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो रे सरफेस की तरफ आएगी उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा सरफेस हो गया, पॉलिश सरफेस, और सरफेस से परपेंडिकुलर जस्ट 90 डिग्री ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है अगर कोई रे, इंसिडेंट रे आपके सरफेस, पॉलिश सरफेस पे पड़ती है और उसी मीडियम में बैक बाउंस कर जाता है, इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके दो लॉ होते हैं जिसे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जो कहता है एंगल आई बराबर एंगल आर। अब एंगल आई होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, एंगल आर।
तो पहला लॉ है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए ये आपका पॉलिश सरफेस है, ठीक, इस पे कोई इंसिडेंट रे ऐसे पड़ा और पड़ के रिफ्लेक्ट हुआ, तो क्या है इसमें कि अब यही हमारा हाथ इस वक्त समझ लेते हैं सरफेस है, तो इसमें क्या होगा, एक इंसिडेंट रे है जो इस पे पड़ेगा, ऐसे लेते हैं इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, इनको कट करते हुए एक प्लेन बनाएंगे तो ये एक प्लेन बनेगा, दोनों को ऐसे कट करते हुए। तो जो नॉर्मल होता है वो इसी प्लेन में लाई करेगा, मतलब अगर आप इसे कट करेंगे तो क्या होगा, ये एक ऐसे, मतलब अगर हम इसे कट करें तो ये एक प्लेन बनेगा इसे कट करते हुए दोनों को, ठीक है। अगर इसके क्रॉस हम एक परपेंडिकुलर सरफेस के खींचे तो ये हमारा नॉर्मल होगा। ये तीनों, ये जो नॉर्मल होगा उसी प्लेन में लाई करेगा, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अभी भी कट करेंगे तो तीनों एक प्लेन में आएंगे। अगर ऐसे, तो अगर ये देखें तो इस वक्त क्या है, जो नॉर्मल है वो बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर है, लेकिन ये तीनों सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या होना चाहिए, एंगल आई आर और मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। आपका रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसा नहीं हो सकता कि उस प्लेन में लाई ना करे। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ। अब हमें रिफ्लेक्शन देखना है बेसिकली मिरर से। हम जो भी देखेंगे रिफ्लेक्शन मिरर के से, तो मिरर में हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर से पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, फिर कर्व्ड मिरर से। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो इमेज प्लेन मिरर में हमारा पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके बारे में आपको क्लास 10 में पढ़ाया जा चुका है, एक बार फिर से तुरंत देख लेते हैं कि अगर आप एक प्लेन मिरर लेते हो और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हो x डिस्टेंस पे, तो इसके साथ खासियत यह है कि जो प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट से इमेज बनता है, मतलब अगर आप प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हो तो उससे जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम शेप और सेम साइज का होगा और लैटरली इन्वर्टेड होता है। अपने आप को आप सामने प्लेन मिरर के सामने रोज देखते हो तो प्लेन मिरर में कैसा बनता है, जैसे आप हो वैसे ही बनता है, सेम शेप, सेम साइज, सेम हाइट, सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे आप प्लेन मिरर के सामने बिहाइंड द प्लेन मिरर के उतने पीछे बनता है। और लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, वर्टिकल और लैटरल इन्वर्जन होता है। वर्टिकल का मतलब ये होता है, मतलब सर और पैर, ये अगर मैं उल्टा कर दूं, सर नीचे पैर ऊपर, तो ये हो गया इन्वर्टेड। और लैटरली इन्वर्टेड, जैसे ये मेरा दाएं हाथ है, ये बायां हाथ, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अगर ये पलट जाए हॉरिजॉन्टली, मतलब अगर आप मिरर में देखेंगे तो जो आपका राइट हैंड होगा मिरर में लेफ्ट हैंड शो करेगा, तो ये होता है वो लैटरल इन्वर्जन। मतलब कि अगर आप मिरर के सामने ऐसे रखते हो तो आपको जो इमेज बनेगा वो उल्टा ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर से हमें ये इमेज पता चल गया कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है वो सेम शेप, सेम साइज, सेम डिस्टेंस और लैटरली इन्वर्टेड बनता है और वर्चुअल बनता है। अब समझते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल इमेज वो इमेज होते हैं जिसमें रेस एक्चुअल में मीट करते हैं या एक किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, और वर्चुअल का वो अपोजिट है। वर्चुअल में हमें एक जगह इकट्ठे होते अपीयर होते हैं, तो ये अंतर है। रियल मतलब जिसे आप स्क्रीन पे उतार सको, वर्चुअल जिसे आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने लेंस से बहुत खेला होगा क्लास, छोटे क्लास में हम लोग क्या करते थे, पेज लेते थे और एक कॉन्वेक्स लेंस लेके उससे आग जलाने की कोशिश करते थे पेज पे। सबने किया होगा बचपन में, ये क्लास 7th 8th में सबने, बहुत कॉमन चीज है। उसमें करते क्या है हम लोग सन का इमेज उस कागज पे बनाते हैं। सन के सारे रेस एक जगह इकट्ठा होती हैं, एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए बर्न कर जाता है वो स्पॉट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सन के इमेज को कागज पे बना रहे हैं। मतलब ये अगर वो सन है तो यहां हमने लेंस रखा और ये हमारा कागज है, कागज पे इमेज बनेगा। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमें स्क्रीन चाहिए, कागज चाहिए जिसपे हम इमेज बना सके सन की, ठीक है। लेकिन वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल इमेज में आपको अपीयर होता है, आपको लगता है वैसे जैसे कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए। प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो ऐसा नहीं होता मिरर के पीछे जाके कोई स्क्रीन लेके खड़ा होता है, नहीं।
हमें अपीयर होता है कि मिरर के पीछे भी हम मतलब कोई इमेज बन रही है ना, वहां पीछे कोई जाके स्क्रीन लेके नहीं खड़ा होता। तो जिसमें इमेज अपीयर हो, बनते हुए अपीयर हो, वो होता है वर्चुअल इमेज। और जिसमें एक्चुअल में इमेज बन रहा है, जैसे कि ये लेंस से अभी बनाया कागज पे, वो होता है रियल इमेज। ठीक है, तो ये हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है ये समझ में आ गया। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज बनता है हमारा। तो ये प्लेन मिरर से इमेज कैसा होता है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम दो इंक्लाइन मिरर को इन किसी एक एंगल पे रख दें तो नंबर ऑफ इमेज क्या होते हैं, इससे भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर, कि अगर दो इंक्लाइंड मिरर को हमने रख दिया, मतलब ये हमारा एक मिरर है और ये दूसरा मिरर, इनको हमने किसी एक फिक्स एंगल पे रखा थीटा। तो अगर हम ऐसे रख दें तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि मतलब कि ये जिसे हम एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक, जिसे कई बार हम लोग सिमेट्री के तौर पे लेते हैं। अब क्या है, पहला केस है, अगर ये जो ये वैल्यू है थीटा की, ये ऐसी है कि 360 बाई थीटा ये वैल्यू इवन आई। ध्यान दीजिएगा, अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो होगा 360 बाई थीटा माइनस 1। याद रखिएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 हो गई तो 360 बाई थीटा यानी 360 बाई 90, ये वैल्यू आ गई आपकी 4, जो कि एक इवन नंबर है। इस पर्टिकुलर में नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 4 बाय माइनस 1, यानी 3 इमेज सिर्फ बनेंगे आपके। ये हो गया इवन के केस में। अब आते हैं ऑड। अगर इसमें दो केस होते हैं, अगर 360 बाई थीटा ये आपका ऑड आ रहा है तो इसमें केस फर्स्ट बनेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे अगर रखा हुआ, तो अगर ऑब्जेक्ट को आपने एंगल बाइसेक्टर पे रख दिया, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है दोनों मिरर से, या कह लीजिए एंगल बाइसेक्टर पे है। जैसे ये पॉइंट फर्स्ट, यही ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या है, दोनों ही मिरर से एक सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, या कह दीजिए एंगल बाइसेक्टर पे है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हो या सिमेट्रिकल पोजीशन पे रखा हो तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो फिर वही बन जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। लेकिन सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रैंडम पोजीशन पे हो तब हमारा नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 360 बाई थीटा। ये कब है, जब ये 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड है, तब हमारा क्या होगा, तब हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा 360 बाई थीटा ऑड आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज के लिए हम दो कंडीशन है कि क्या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया या सिमेट्रिकल पोजीशन पे। अगर नहीं, ऑब्जेक्ट तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है तो वैल्यू 360 बाई थीटा माइनस 1 रहेगी। अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखा गया, किसी रैंडम पोजीशन पे रखा गया है, तो वैल्यू होगी 360 बाई थीटा। तो ये आपका हो गया इमेज फॉर्मेशन, जब हमारा दो प्लेन मिरर किसी फिक्स्ड एंगल पे रखे जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि मिरर का साइज कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कि इमेज हमें पूरा मिले। तो उसे देख लेते हैं। हम ले लेते हैं कि ये हमारा AB एक ऑब्जेक्ट है और
mn लेंथ का हमारा एक मिरर है, ये हमारा mn। अब क्या है, मिरर जो ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट है वो हमारा C है। तो क्या होगा, ये जो टॉप से इससे एक ऑब्जेक्ट रे गया और यहां है, इससे एक रे गया यहां है, ये दो हमने रे बनाए हैं। हमें टॉप वाले का इमेज चाहिए और बॉटम का। टॉप और बॉटम का इमेज बन गया तो हमारा बन जाएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कई बार बच्चों के मन में कि सर अगर ऐसा है तो हमारा B का इमेज भी C पे बनेगा, A का इमेज यानी कि C पॉइंट पे ही हमारा इमेज बनेगा क्या? तो नहीं, C पे इमेज नहीं बनता। आपको याद रखना चाहिए मिरर में हमारा वो वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरा कि सर ऐसा है तो दोनों रे तो जहां कट करते हैं वहां इमेज बनता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि दोनों रे जहां कट करते हैं ये होता है कि जब एक ही पोजीशन से, यहां एक पॉइंट हम ए बी लेते थे, इसका इमेज बनाते थे तो बी से ही दो रेज निकालते थे, है ना। ये फोकस हो गया तो हमारा यहाँ पे अगर ये सेंटर तो ये हमारा इमेज बनता था। तो हम क्या करते थे, इसमें दो रे जो हमारे जाते थे ये दोनों इसी पॉइंट से जाते थे। हमारा ए का एक ए से एक रे भेजा और दूसरा बी से रे भेजा, तो ये नहीं कि सी पे बनेगा। तो आप कहोगे कि सर फिर दो दो रे भेजिए इमेज बनाने के लिए। तो हम इस कॉन्केव में ये सब करते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कहां पे इमेज बनेगा। इसमें हमें प्लेन मिरर में तो इतना तो नॉलेज है कि सेम डिस्टेंस पे बनेगा, तो इमेज हमारा क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे। अगर ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये डिस्टेंस x है तो हमारा x डिस्टेंस पे इधर इमेज बन जाएगा और सेम साइज का बनेगा। इसीलिए हम इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं कि मतलब सारा रे डायग्राम दो दो बनाए। तो यहाँ पे हमारा कुछ इमेज बन जाएगा। ये वाला रे को पीछे ट्रेस करेंगे, ये वाले रे को पीछे ट्रेस करेंगे, हमें मिल गया a डैश b डैश, हमारा इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक, इसके मिड पॉइंट को हम ले लेते हैं c डैश। हो सकता है थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में लग ना रहा हो कि मिड पॉइंट है, लेकिन आप ऐसा मानिए, ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, तो अगर आप देखिए, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें और ट्रायंगल सी एन और इस पॉइंट को हम एम एन ओ ले लेते हैं, सी एन ओ ले, सी एन ओ एंड ट्रायंगल सी बी डैश सी डैश, सी बी डैश सी डैश। समझ रहे कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और एक इससे बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को लें तो आप देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल सी दोनों में क्या है, कॉमन। ये MN और A डैश B डैश ये पैरेलल है। अगर पैरेलल रे को कोई एक तीसरा रे कट करता है तो करेस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हम इसे थीटा डैश ले लेते हैं। और ये 90 है, ये भी 90, तो ये भी एंगल बराबर हो गया। यानी देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्लास 10th में सिमिलरिटी आपने पढ़ी है, ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो सिमिलर का प्रॉपर्टी क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल मतलब ए से सिमिलर हो गए, किससे, एंगल 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 से, तो हम ये कह सकते हैं कि CO अपॉन सी डैश, सी डैश ये बराबर होगा NO अपॉन B डैश सी डैश, B डैश सी डैश के। ठीक, अब CO की वैल्यू x है और C डैश की वैल्यू ये 2x हो जाएगी पूरी लेंथ। तो ये हमारा हो गया, अगर हम इसे लिखे तो ये क्या हो गया, x अपॉन 2x इक्वल्स टू NO। हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2NO अपॉन 2B डैश C डैश। अब देखिए ये हमने हाफ पे लिया था, तो इसका B डैश C डैश का दुगना करेंगे तो A डैश B डैश आ जाएगा, और NO का दुगना करेंगे तो MN आ जाएगा। तो यहां से हम इसे ऊपर लेते हैं और x से x कैंसिल, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू 2NO को हम लिख सकते हैं MN और 2B डैश C डैश को लिख सकते हैं A डैश
बी डैश, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए डैश बी डैश जो कि 2 टाइम्स होगा mn के, और ए डैश बी डैश आपको पता है प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी कि ए डैश बी डैश बराबर होगा ए बी के। यहां से क्या आया, ए बी का जो लेंथ होना चाहिए वो 2 टाइम्स होना चाहिए मिरर के, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको मिरर का साइज कम से कम आधा रखना होगा, उससे छोटा रखेंगे तो इमेज नहीं बन पाएगा। तो ये चीज था। तो यहां से हमें समझ में आया कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए मिरर का, या जो मिरर है हमारा वो ऑब्जेक्ट का आधा तो होना ही चाहिए, जिससे कि हमें फुल लेंथ का इमेज मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है स्टूडेंट से कि सर ऑब्जेक्ट का साइज मतलब इमेज मिरर का साइज कितना होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बने वो फुल लेंथ का बने। तो यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर खत्म होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्व्ड मिरर, तो इसे हटा देते हैं। अगर हम कर्व्ड मिरर की बात करें, कर्व्ड मिरर में हमारे पास 2 होते हैं, एक है हमारा कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 10th में भी बताया है कि रेस इसमें सामने से आएंगे तो ये केव टाइप का है, गुफानुमा। केव मतलब गुफा होता है, तो ये केव टाइप का है हमारा। तो इसे याद करने के लिए हमारा कॉनकेव हो गया और उस दूसरा वाला कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, इसका फोकस रियल होता है, और कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस होता है। आगे इस सब चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो किसी के लिए भी कॉनकेव की या कॉन्वेक्स, 2 पॉइंट बहुत याद करने वाली चीज है कि जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। कोई भी डिस्टेंस, पोल हमारा मिरर का मिड पॉइंट होता है, तो जो जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम पोल से मेजर करेंगे। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्ट से, जहां भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, मिरर ऑब्जेक्ट से मिरर का साइड पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट से मिरर से ऑब्जेक्ट का साइड नेगेटिव। कई बार हम लोग याद करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह इस तरह याद कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव हो गया, और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार डायग्राम में आपका जब डायग्राम बनाता है तो ये कुछ ऐसे करके दे देता है, तब हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो याद किया हुआ चीज है उसके हिसाब से सारा कुछ गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है, इसे क्लास 10th में डिटेल में हमने डील भी किया है। बाकी आप इतना याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम किसी भी मिरर को लेते हैं, अगर हम कॉन्केव मिरर लें तो इसमें 7 बेसिक टर्म होते हैं। पहला, जो भी मिरर होगा वो किसी स्फीयर से कट किया गया होगा, तो जिस स्फीयर से कट किया गया उस स्फीयर का सेंटर मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है। मिरर का मिड पॉइंट हमारा पोल होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को, अभी हमने कहा सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस जो होता है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
मिरर के पूरे लेंथ को हम लोग अपर्चर कहते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से कट किया गया मिरर को, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, मिरर का मिड पॉइंट पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजें, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजे, ये रे जहां पे कन्वर्ज करेंगे या कन्वर्ज करते अपीयर होंगे, वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। इस केस में कॉन्केव मिरर में देखिए, सारे रेज को पैरेलल रे भेजिए, सभी को एक जगह इकट्ठा करता है, तो ये हमारा जिस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा वही फोकस होगा। क्योंकि ये सारे रे को एक जगह इकट्ठा कर रहा है, इसीलिए इसके मिरर, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये हमारा कैसा मिरर हो गया? कन्वर्जिंग मिरर। और इसका फोकस, क्योंकि रेस एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका फोकस रियल फोकस हुआ। कन्वर्ज क्यों कर रहा है इसे भी देख लीजिए। हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे भेजेंगे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो अगर यहां से हम रे खींचे तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉर्मल की तरह। तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल आई। तो अगर आपको याद हो रिफ्लेक्शन में, तो ये क्या था? ये हमारा इंसिडेंट रे था। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच एंगल आई, तो एंगल आर इधर होता था। एंगल आई बराबर एंगल आर। कभी भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ऐसे नहीं जा सकता ना। ये एंगल आई तो इधर आर तो बनेगा नहीं, नॉर्मल से इधर बनेगा, तो रे ऐसे जाएगा। तो वैसे ही अगर ये इंसिडेंट रे भेजा है इस साइड, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा नॉर्मल के इस साइड होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा। कई बार होता है कि सर क्या हम रिफ्लेक्टेड रे ऐसे नहीं बना सकते, ये डाइवर्ज करे? नहीं, इंसिडेंट एंगल आई इधर है तो एंगल आर हमारा इधर होगा, नॉर्मल के इस साइड, उधर रे नहीं जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा, तो अगर ऐसा है तो ये रे को क्या कर रहा है? सभी रे को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारा कौन सा मिरर हो गया? कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्ज किया ये भी समझ में आ गया आपको रे डायग्राम से, कि ये सारे पैरेलल हो गए। इधर हमारा नॉर्मल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एंगल आई बराबर एंगल आर किया, तो सारे रे को एक जगह इकट्ठा कर रहा है। जहां पे ये सभी रे को इकट्ठा करेगा वही प्रिंसिपल फोकस होगा। याद रखिएगा, प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप रे भेज रहे हो, वो जहां सारे रे को इकट्ठा कर रहा है वही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। नेक्स्ट है आपका फोकल प्लेन। क्या होता है? तो देखिए, अगर हम रेज को क्या करें, मिरर को ऊपर नीचे करें, तो क्या होगा? ये रेज अभी अगर मिरर को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे तो प्रिंसिपल फोकस यहां पे हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां पे फोकस बना, अगर हम मिरर को थोड़ा सा ऊपर कर दें तो फोकस थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मिरर को और ऊपर कर दें तो फोकस थोड़ा और ऊपर, मिरर को नीचे करें और नीचे, तो ये सभी फोकस, मिरर को थोड़ा आगे करेंगे फोकस आगे शिफ्ट हो जाएगा, मिरर को पीछे शिफ्ट करेंगे फोकस पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, ये अगर हम एक प्लेन बनाया ऐसा, तो इसी प्लेन पे सारे फोकस लाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम ये ऐसा प्लेन दे दें ये, तो सभी फोकस इसी प्लेन पे, अगर आप मिरर आगे पीछे ऊपर नीचे कीजिए तो ये फोकस का एक पूरा प्लेन बन जाएगा, जिसपे आपका पूरा फोकस हर बार लाई कर रहा है। तो इसी को हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। और फोकस से यानी पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा है फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास 7 टर्म हो गए। प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजिए, जहां सभी रे को कन्वर्ज करेगा वही हमारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। अगर इसी तरह हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी देखें तो सेम सारी चीजें होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस के साथ क्या है? कॉन्वेक्स लेंस आपका ऐसा होगा, इसमें भी आप देखिए, अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। ये हमारा मिरर का मिड पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, लेंथ ऑफ द मिरर अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजिए। इस केस में क्या होगा? अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये हमारा सरफेस पे पड़ा, हम क्या करते हैं,
किधर जाएगा, हम नॉर्मल खींचते हैं दोनों साइड। नॉर्मल कहां से खींचते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल हमारा कहां से होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्यों, क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है। ये सारी चीजें आपने क्लास 10th में की हुई हैं। थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार जाके वहां क्लास 10th का वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने कहा था शुरू में भी कि अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो क्लास 10th का 2 घंटे का लगेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा, उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो ये क्या हो गया, अब हमारा ये एंगल आई हो गया। तो अब क्या होगा, ये रे इधर तो जा नहीं सकती। अगर एंगल आई बराबर एंगल आर को, ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना को फॉलो करे तो आर हमारा क्या होगा, इधर। तो ये इधर आएगा, ये गिर गया इधर, और ये एंगल आर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमारा एंगल आर। तो देखिए ये रेस को जो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे और ये रे डाइवर्ज कर रहे हैं, ये दोनों कभी आगे मीट नहीं करेंगे। कितना भी आगे एक्सटेंड कर लीजिए, कभी मीट नहीं करेंगे। ये हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे यही किसी इस पॉइंट से ओरिजिनेट होते आ रही हैं। अगर हम सामने से देखें तो हमें ये नहीं ना लगेगा कि रे ऐसे गई फिर डाइवर्ट हुई। हमें क्या लगेगा, ये दोनों रे कहीं यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जहां पे ये कट करते हुए अपीयर होंगी, यही हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, और पोल से फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ करेंगे। तो इसमें देखिए ये रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज। तो इसीलिए इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमारा कैसा मिरर हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। और इसका फोकस जो हुआ वो वर्चुअल फोकस हुआ। इसमें हमारा जो फोकस है वो एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, ये हमारा कैसा हो गया, वर्चुअल फोकस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा रिलेशन है R इक्वल्स टू 2F। तो वो कैसे होगा इसे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने देखा कि ये हमारा कॉन्केव मिरर था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजें तो हम क्या करता है, फोकस से पास करता है। ये हमारा फोकस हो गया। अगर हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है तो हम कहते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। अगर डाउट है कि नॉर्मल की तरह बिहेव क्यों करता है, तो देखिए आपका ये सर्कल है, सर्कल में टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंट पे रेडियस जो है या सेंटर से जो लाइन पास कर रही है वो हमारा किसके तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल। और कोई भी कर्व होता है इस पॉइंट पे, कहीं पॉइंट पे, तो हम क्या खींचे हैं, जब रिफ्लेक्शन देखें तो हमने रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर प्लेन सरफेस पे देखा। तो अगर कर्व सरफेस हो, हमें इस पॉइंट पे देखना है, तो इसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं सरफेस बनाने के लिए, प्लेन के लिए। तो ये टेंजेंट, तो ये हमारा टेंजेंट और नॉर्मल के बीच हमेशा कितना एंगल रहता है, 90। तो कोई भी रे जो हमारा सेंटर से पास करे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ऐसा है तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा हुआ। ये देखिए ये रे, ये हमारा इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही ऐसे इंटरसेक्ट करे, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी कितना हो गया, थीटा। अब हम कह, ये हमारा C हो गया, ये F हो गया, P हो गया। इस पॉइंट को हम M ले लेते हैं। अगर हम इसे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हम मान लेते हैं ये हमारा N है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर आप यहां से देखिए तो क्योंकि ऐसे किसी भी फॉर्मूले के इसमें मिरर में आप एक चीज याद रख लीजिए, जितने भी डेरिवेशन करेंगे या जो भी, दो एजम्पशन हमेशा लेके चलेंगे या 2 कंडीशन है। पहला कि जो रेज आप भेजेंगे, जितने भी रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होने चाहिए, बहुत क्लोज, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत पास में भेजते हैं। हम दिखाने के लिए इतना दूर दूर भेज रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिनेरियो होता है, एक्चुअल कंडीशन में जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस केस में हमारा जो रेज होते हैं, इंसिडेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होते हैं। और दूसरा, ये जो मिरर का कर्व है ना, ये बहुत ही कम होता है। ये 2 एजम्पशन या 2 कंडीशन आप जरूर लिखेंगे किसी भी डेरिवेशन में, मिरर के जितने भी डेरिवेशन होंगे। पहला कि ये जो कर्व है ये बहुत कम है। दूसरा, जो ये रे भेज रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से भेज रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं, अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होंगे तो ये जो एंगल बनेंगे ये बहुत ही छोटे बनेंगे। अगर हम इसे ऐसे अलग से बना के दिखाएं, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रे भेज के ऐसे कर रहे हो तो ये एंगल बहुत कम, अगर आप और पास से भेज रहे हो
तो ये एंगल और कम होता जाएगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पास हम बहुत भेजते हैं ताकि हमारा थीटा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो। तो एक तो है हमारा थीटा बहुत ही स्मॉल है, तो अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो अगर सी का केस देखें तो ट्रायंगल सी एम और एन, सी एम एन में देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी mn अपॉन एनसी। क्योंकि थीटा हमारा बहुत ही स्मॉल है तो tan थीटा हमारा हो जाता है, tan थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ये कब होगा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऐसा है हमारा, क्योंकि हमारा इस केस में है, तो tan थीटा हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू mn अपॉन एनसी। ये हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। सेकंड केस, अगर हम इसी तरह 2 थीटा लिखें, tan 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा mn अपॉन nf। फिर वही थीटा बहुत छोटा है तो 2 थीटा की जगह tan 2 थीटा थीटा लिख दिए, तो 2 थीटा इक्वल टू mn अपॉन nf। ये सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू mn अपॉन nc डिवाइडेड बाय 2 थीटा इक्वल टू mn अपॉन nf। तो यहां से थीटा बाय 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाता है, सेकंड थर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, mn इनटू nf अपॉन nc मल्टीप्लाइड बाय mn। mn से mn कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, यानी 1/2 इक्वल टू nf अपॉन nc। अब जो कि हमारा ये कर्वेचर बहुत कम है, अगर ये बहुत कम कर्व होगा तो ये लगभग एक स्ट्रेट मतलब कर्व कम होगा तो ये लगभग n और p एक ही पॉइंट होंगे। मेरा कहने का मतलब ये कर्व होगा तो जितना n आगे है, अगर इसका कर्वेचर लगभग कम है, बहुत कम है, तो ये n किस पे होगा, p पे ही होगा। तो अगर यहां के बाद हम कर रहे हैं, है ना, तो अगर हमारा कर्वेचर बहुत कम है तो इस केस में क्या हो जाएगा, f के जगह n हमारा p के पे ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू n के जगह हम लिख देंगे pf अपॉन pc। pf देखिए क्या है, p से f हमारा फोकल लेंथ है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का रही ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो फोकस के लिए हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोकस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, r भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये 1/2 इक्वल टू माइनस f बाई माइनस r, ये कैंसिल। तो यहां से आप देखिए r इक्वल टू हमारा आ गया 2f, है ना, r इधर 2f, r इक्वल टू 2f। ये आपका डेराइव हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई। फिर से बता दे रहा हूं, पैरेलल रे भेजा, फोकस से पास किया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल खींच दिया, ये दोनों थीटा हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर हमने tan थीटा निकाल लिया, tan 2 थीटा निकाल लिया, tan थीटा इक्वल टू mn अपॉन nc, tan 2 थीटा इक्वल टू mn अपॉन nf, tan थीटा बाय 2, tan थीटा क्योंकि छोटे थे तो tan थीटा को हमने थीटा रख दिया, tan 2 थीटा को भी 2 थीटा रख दिया, फिर थीटा अपॉन 2 थीटा करके जो भी कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, फिर 1/2 इक्वल टू nf अपॉन nc हो गया। फिर हमने कहा n और p क्योंकि काफी क्लोज है, कर्वेचर बहुत कम है, तो इस हिसाब से nf के जगह हमने pf अपॉन pc रख दिया, pf इक्वल टू माइनस f, pc इक्वल टू माइनस r, तो pf की जगह माइनस f रख दिया, pc इक्वल टू माइनस r, कैंसिल हो गया। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हमने कहा था कि साइन कन्वेंशन में कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो हम फोकस के लिए जाए तो हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल, तो पोल से फोकस की तरफ जाएंगे तो ये आएगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे ये आएगा, ये दोनों ही इसके नेगेटिव हैं, तो ये नेगेटिव यहां से हमारा आ गया r इक्वल टू 2f। नेक्स्ट है हमारा मिरर इक्वेशन। तो मिरर इक्वेशन देखने से पहले कॉन्वेक्स के लिए भी देख लीजिए, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर ये तो कॉन्केव के लिए था, कॉन्वेक्स के लिए कैसे करेंगे। तो देखिए कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो वो क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ इस केस में हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इस साइड आता है, तो
तो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हम नॉर्मल कुछ ऐसा खींचेंगे, है ना। तो अगर ये हमारा नॉर्मल है तो ये एंगल थीटा हुआ, ये एंगल भी थीटा हो गया, है ना। तो हमारा रे क्या करेगा, ये कुछ ऐसे जो ये हमारा यहाँ पे फोकस बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए कोई भी दो रे पैरेलल से इंटरसेक्ट करता है तो करेस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों रे पैरेलल है तो ये अगर 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर वही चीज हो गया tan थीटा tan 2 थीटा, ये हमारा f हो गया, ये हमने क्या लिया था, ये हमारा m था, ये हमारा n हो गया और ये हमारा p हो गया। तो वही सारी चीजें हो जाएंगी। इस केस में हमारा क्या है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस केस में f हमारा पॉजिटिव रखाएगा और r भी हमारा पॉजिटिव होगा। f और r दोनों पॉजिटिव रखेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो सेम चीज है, दोबारा डिराइव नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा मिरर का इक्वेशन। मिरर इक्वेशन के लिए देखिए क्या है, मिरर इक्वेशन करने से पहले हम लोग इमेज फॉर्मिंग रे देख लेते हैं मिरर के लिए। तो इमेज फॉर्मिंग रे की बात करें अगर हम, तो हमारे पास 4 इमेज फॉर्मिंग रे हैं। ये सारी चीजें आपने क्लास 10 में पढ़ी, इमेज फॉर्मिंग रे, इमेज फॉर्मेशन आपने बनाया पूरा। तो इमेज फॉर्मिंग रे ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास करती है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस इसी केस में डिफाइन है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने रे होंगे फोकस से पास करेंगे। ये हमारा फर्स्ट रे है। सेकंड, अगर कोई रे फोकस से पास करे, मतलब इसी को जस्ट अपोजिट करें, अगर कोई रे फोकस से पास करे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, या फिर कहें अगर कोई रे फोकस से पास करे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्यों? जस्ट वाइस वर्सा है। थर्ड, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा नॉर्मल की तरफ बिहेव करता है जितने रेज जाएंगे। तो अगर कोई प्रिंसिपल नॉर्मल पे ही रे भेजी तो वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। यानी अगर कोई रे नॉर्मल से जा रहा है अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। दो मतलब इसे अलग बना लेते हैं कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। और चौथा, अगर कोई रे पोल से जा रहा है तो उतना ही एंगल बना के वापस आ जाएगा। कि अगर कोई रे पोल से पास हो रहा है तो उतना एंगल बना के वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है ये नॉर्मल है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल की तरफ बिहेव करेगा। तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर, और एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, वो जाएगा उसी तरह वापस आ जाएगा। तो ये हमारे 4 इमेज फॉर्मिंग रे हैं। इन्हीं 4 इमेज फॉर्मिंग रे का यूज करके हमने सारा इमेज फॉर्मेशन किया था। हमने देखा था कि अगर इंफिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज बनता है, और जैसे जैसे हम इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं इमेज हमारा फोकस से दूर चलते जाता है, इंफिनिटी साइड जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। ये सारी चीजें की हुई हैं आपने, इसे एक बार छोटा हल्का सा रिकॉल करा देते हैं। तो ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या कहा था, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फोकस पे बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप आगे जाते हैं फोकस से इमेज पीछे चलते जाता है। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। सेम साइज का सेम साइज का होता है, सेम पोजीशन पे बनता है, इन्वर्टेड और रियल बनता है। अगर आप इधर रखते हो तो इमेज हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इमेज कहीं इधर बनेगा। मतलब हम यही कह रहे हैं, जब यहाँ रखे, जब इंफिनिटी पे था फोकस पे, यहाँ रखे तो फोकस इधर आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से गए तो ये इधर और पीछे जाता गया। फोकस पे रखेंगे इंफिनिटी, फोकस और पोल पे रखे तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता था इधर, लार्ज इन साइज। तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट आया तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखे ऑब्जेक्ट को यानी फोकस, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे लार्ज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर जो भी रहेगा उसका साइज लार्ज रहेगा। तो ये सारी चीजें आपने लास्ट ईयर मतलब क्लास 10 में पढ़ी है, ये सारा चीज वहां पे कराया है। इमेज सारा सबका बनाया जा चुका है वहां पे, तो ये सब किया गया है। अब आते हैं हम लोग मिरर इक्वेशन पे। तो मिरर इक्वेशन का क्या है, जैसे अगर हम एक मिरर ले लें, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये हमारा पोल, साइन कन्वेंशन तो बताया है, पोल से सारे डिस्टेंस को मेजर करना है और ऑब्जेक्ट से मिरर का डायरेक्शन पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। तो हम दो लेते, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर,
हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा है ए बी, तो हम इमेज बनाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया, फोकस से पास किया, जो पोल से जाएगा वो उतना ही एंगल बना के वापस चला आएगा। आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी भेजो, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, फोकस से भेजो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो चार दोनों रे भी भेजेंगे तो यही चीज होगा। अब क्या है, तो यहां पे हमारा इमेज बन गया, ये हम ले लेते हैं, ये हमारा ए बी हो गया, तो ये हो गया ए डैश बी डैश, ठीक है। अब क्या है, ये हम ले लेते हैं एम पी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये जो कर्व है इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। मतलब ये चीज आपने पिछले किया था, ये हम एम एल ले लेते हैं और फिर कहेंगे एन और पी हमारा बहुत क्लोज है, तो ये एम पी ही हो गया, ये परपेंडिकुलर। यानी फिर आप ये कह सकते हैं एन पी हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो परपेंडिकुलर आपने खींचा तो ये एन पी पे है, फिर हमने कहा था कर्वेचर बहुत कम है तो एन और पी एक जैसे ही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एन पी हमारा परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा। खैर अभी इतना भी है तो सही है। अब हम कुछ चीजें लेते हैं। अगर हम ट्रायंगल देखें, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल 90 है और ये एंगल क्या है, 90 है। तो अगर हम ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एफ एन एम, सॉरी ए डैश लिया है तो इससे मैच कराते हैं। ए डैश हमारा किस जैसे एन के है, तो ए डैश हो गया हमारा एन, बी डैश यानी एम और एफ तो एफ। तो यहां से क्या हो गया, ए डैश, देखिए ये एंगल हमारा दोनों में 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है भाई। ए तो अगर सिमिलर होंगे तो हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं ना, ये एंगल बराबर ये एंगल, फिर कहूं सिमिलर बाई ए मेथड, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो हम कहें ए डैश बी डैश यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन एम एन, एम एम ये बराबर होगा ए डैश एफ, ए डैश एफ बराबर एन एफ, एन एफ के, ठीक है। अगर हम इसे और लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन एम एन। देखिए एम एन जो है वो बराबर होगा ए बी के, ये है ना एम एन बराबर ए बी, तो एम एन के जगह हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डैश एफ, ए डैश एफ अपॉन जो एन एफ है उसे पी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन और पी बहुत क्लोज है, तो एन एफ की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, पी एफ, पी एफ। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। अब आते हैं आगे। अब देखिए ये ट्रायंगल हमारा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सिमिलर है। ये एंगल, पहले बाकी चीजें मिटा देते हैं, इससे पहले वाला ये दोनों सिमिलर देखा चुके हैं, तो वो तो हो चुका है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। और ये एंगल 90 है, ये भी 90, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी पी ले एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी ले, तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है ना। ये दोनों का एंगल ए डैश और ए 90 डिग्री है और ये दोनों बराबर है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो हम बाई ए से ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश क्या हो गया, ए डैश पी अपॉन ए पी, ए डैश पी अपॉन ए पी, सही है। ए डैश पी अपॉन
एपी, ये दोनों रेशियो सेम होंगे। सिमिलर का सीपीसीटी बाय सीपीसीटी। तो अगर आप ये देखिए, ये सेकंड इक्वेशन, अगर सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारा एलएचएस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ये दोनों में सेम है। तो दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी तो है ही दोनों में, बराबर ए डैश एफ अपॉन पी एफ इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी। ठीक है, ये सही है। अब देखिए ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ ये है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा है V और ये है F। अब कुछ चीजें हम यहाँ पे अलग से मेंशन करते हैं। देखिए हमारा PA क्या है, P से A माइनस U, कैसे, हमारा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट सब नेगेटिव, तो P से लेके A तक चलेंगे, U होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये A पे ऑब्जेक्ट है तो माइनस U, P से लेके A डैश तक यानी P से A, यहां इमेज बना है नेगेटिव माइनस B, मतलब P से A ये डायरेक्शन है जो कि उसके उल्टा है, माइनस P से लेके F तक, P से लेके F तक ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ F माइनस के साथ। अगर हम बात करें A डैश F की तो हम क्या सकते हैं, अगर हम A डैश F लिखें तो हम लिख सकते हैं A डैश P माइनस पी एफ, ये क्या आ जाएगा, ए डैश एफ पी क्या है, देखिए ए डैश पी क्या है, माइनस पी माइनस ऑफ ए एफ क्या है, माइनस एफ, तो माइनस एफ, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा वी माइनस एफ, लिख सकते हैं। तो ये सबको पुट करते हैं यहाँ पे, तो हम ए डैश एफ हमारा क्या है, तो ए डैश एफ है वी माइनस ऑफ वी माइनस एफ, पी एफ क्या है, पी एफ है हमारा माइनस एफ इक्वल टू ए डैश पी हमारा माइनस वी और ए पी माइनस यू, ये सारे नेगेटिव कैंसिल, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर आया तो ये हो गया वी यू, ये इधर आया माइनस यू एफ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई वी एफ। ठीक है, होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा इरेज कर रहे हैं, होप ये तो आपको क्लियर हो ही गया था, इसे हटा रहे हैं थोड़ा सा। तो यहां से अगर हम u v f से तीनों को डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय u v f, इस इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को u v f से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर u v f से डिवाइड कर दें तो ये क्या है, यहां देखिए क्या है, vu अपॉन u v f माइनस u f अपॉन u v f इक्वल टू v f डिवाइडेड बाय u v f। क्या बचेगा हमारा, देखिए u v कैंसिल हो गया, ये आया 1 बाई f इक्वल टू, या f कैंसिल हो गया, u 1 बाई f माइनस 1 बाई v इक्वल टू, ये आया 1 बाई u, इधर ले आइए तो ये v को, तो ये इक्वेशन बना हमारा 1 बाई v प्लस 1 बाई u, 1 बाई v इधर लाया तो 1 बाई v प्लस 1 बाई u और 1 बाई f इधर ही रह गया इक्वल टू 1 बाई f। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, यही इक्वेशन है मिरर इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका मिरर इक्वेशन हो गया। होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। सिर्फ दो चीजें करनी है, पहले a डैश बी डैश f को सिमिलर कर दीजिए f n और n से, और दूसरा a b p को सिमिलर कर दीजिए a डैश बी डैश p से। इन दोनों से सिमिलर करने के बाद आपको a डैश b अपॉन a b दोनों में मिलेगा, mn को बराबर कर देना है a b के, तो a डैश b अपॉन a डैश बी डैश अपॉन a b ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये दोनों में आएंगे इक्वल टू a डैश f अपॉन f p इक्वल टू a डैश p अपॉन a p। फिर सबको इसी हिसाब से पुट कर देंगे, आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका मिरर इक्वेशन आ गया।
इसी में आप मैग्निफिकेशन भी सॉल्व कर लीजिए। मैग्निफिकेशन सॉल्व करने के लिए आपको यही चीज चाहिए, यहां से आपका मैग्निफिकेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए भी देख लीजिए, इसे आप इससे नोट्स बनाते रहिएगा। तो अगर मैग्निफिकेशन देखें आप, तो मैग्निफिकेशन होता है एम। मैग्निफिकेशन बताता है कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स है, कितने टाइम ज्यादा या बड़ा है। तो m इक्वल टू होता है बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आएगा, तो हमें m निकालना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो यहां देखिए a डैश b डैश, a डैश b डैश देखिए यहाँ पे, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, a डैश b डैश हमारा जो है ये माइनस हाइट ऑफ इमेज होगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। तो ये ए बी हमारा पॉजिटिव होगा, यानी ए बी जो होगा वो हो जाएगा प्लस एच ओ। इस केस में ए बी उल्टा आया है, इसीलिए हमारा माइनस, और ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना इसीलिए उल्टा। तो अगर हम इस सब चीजों को पुट करें यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश है यहाँ पे, a डैश b डैश की वैल्यू ये हम लिख दिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये m होता है। अगर हम इस इक्वेशन से लाएं, आगे बढ़ाएं इस चीज को, a b p, हम किसको ले रहे हैं, a b p और a डैश b डैश p, तो इसमें हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आ जाएगा। तो a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश माइनस एच आई, तो माइनस एच आई अपॉन ए बी क्या है, एच ओ प्लस एच ओ इक्वल टू a डैश p, a डैश p हमारा क्या है, माइनस v, देख लीजिए a डैश p माइनस v, और a p क्या है, माइनस u, कैंसिल, माइनस को उधर भेज दीजिए, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया माइनस v बाई u। ये नेगेटिव हमने उधर भेज दिया, तो इसका नेगेटिव इधर गया, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव इधर है, और यही m है आपका मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस v बाई u। यहां से आपका मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला डिराइव होता है। तो यहाँ पे आपका मिरर का ये खत्म हुआ। तो हमने अभी मिरर इक्वेशन देखा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक और तरीके से मिरर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, जो कि एससी वर्मा और साइड बुक्स में भी दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक कॉनकेव मिरर लेते हैं हम लोग, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा आर। अब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, इससे एक रह गया, ये क्या करेगा, यहां पे हमारा फिर कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है। तो हम यहां पे एक नॉर्मल खींचते हैं, और ये रे को क्या करेगा, जितना ये एंगल थीटा है उतना ही एंगल थीटा बनाते हुए ये इस रे को इधर भेज देगा। तो हमारा इमेज कुछ यहां बनेगा। दोनों एंगल बराबर नहीं है, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि दोनों थीटा बराबर है। और क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा इमेज बना है। कभी भी जो इमेज बनता है वो एक रे से नहीं बनता, तो ये हमारा एक रे ये हो गया। दूसरा, अगर कोई रे सीधा जाएगा तो वो अपने ही, मतलब कि अगर हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही भेजेंगे तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इमेज बन गया। अब ये पॉइंट अगर हम m ले लें तो फिर वही चीज, ये हमारा n बनेगा, और n और p हम एक जगह मानेंगे क्योंकि कर्वेचर बहुत कम है, सेम चीजें हैं। ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, ये बीटा और ये गामा। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा है मैथ में कि जो एक्सटर्नल और एंगल होता है ये x, y और ये z है, तो z इक्वल टू x प्लस y होता है। ये जो एक्सटर्नल एंगल है अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहां से अगर आप देखिए तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये गामा जो होगा इस ट्रायंगल का है एक्सटर्नल एंगल, तो गामा बराबर हम लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा, और बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा। अगर हम ये दोनों इक्वेशन माइनस कर दें तो क्या आएगा, गामा माइनस बीटा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इधर आएगा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा को इधर लाते हैं बीटा को उधर, यानी गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। इतना सही है।
फिर हम वही चीज, क्योंकि अल्फा बीटा गामा ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो ये दोनों ये लगभग बराबर होंगे, tan अल्फा tan बीटा और tan गामा के। ठीक है, तो अगर हम ये पुट करें तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं tan अल्फा सॉरी tan गामा प्लस tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, गामा इक्वल टू ये है mp अपॉन ni, तो ये हो जाएगा mp अपॉन ni प्लस mp अपॉन no इक्वल टू 2 mp अपॉन बीटा, ये है pr है ना, बीटा वाला ये है, तो mp अपॉन nr, तो mp अपॉन nr। देखिए mp ऊपर से सब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, क्योंकि n और p दोनों ही बहुत क्लोज है तो हम एक ही पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये assumption रहता है, तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p, तो i प्लस 1 अपॉन pu इक्वल टू 2 अपॉन pr। अब हम सबको रखते हैं, तो देखिए हमारा pi जो है वो कितने के बराबर है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव, तो ni हमारा हो जाएगा -v, यहां इमेज बना है, pr सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये r है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है -r, जिसको हम लिख सकते हैं -2f, r बराबर -2f होता है, मतलब r बराबर 2f होता है, माइनस तो पहले से ही है। और हमारा po जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u, तो ये पुट कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा 1 अपॉन -v प्लस 1 अपॉन -u इक्वल टू 2 अपॉन -2f, 2 से 2 कैंसिल और हर जगह नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से भी इक्वेशन आ गया 1 by v प्लस 1 by u इक्वल टू 1 by f। तो ये मिरर फॉर्मूला आपका एससी वर्मा में दिया है, आप इस तरह भी डिराइव कर सकते हो, नहीं तो पिछला मेथड जो एनसीईआरटी में दिया उससे भी डिराइव कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप किसी मेथड से भी डिराइव कर लो, दोनों मेथड सही है। और मैग्निफिकेशन वाले के लिए तो वही है, इसे मैं थोड़ा सा हटा के बता दूं, मैग्निफिकेशन वाला जो आपने उसमें यूज किया था सेम उसी से हम लोग वही मेथड सही है, मतलब उसी मेथड का यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन के लिए हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट रखा था, पैरेलल फोकस से पास किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं से वापस हो गया, यहाँ पे हमारा फोकस था, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने क्या किया था, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर दिया था। अगर हम ये लें ए बी, ये ए डैश बी डैश, ये हमारा एन, तो ऊपर वाला ट्रायंगल ए बी पी और नीचे वाला सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी के, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने सिमिलर कर दिया था। फिर दोनों का हमने रेशियो ले लिया था कि अगर हम कहें तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, यानी पी, ये पॉइंट हमारा ए है, ए डैश है, पी ए डैश अपॉन पी ए। तो यहां से अगर हम सॉल्व किए थे तो ये हमारा क्या हो गया था, हाइट ऑफ इमेज, जो कि नेगेटिव है ना, ए बी ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव, ये सब हम कर चुके हैं। ए बी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ये हमारा पी ए डैश माइनस वी अपॉन माइनस यू, ये उधर माइनस किया तो यहां से आया एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू, ये माइनस उधर गया, माइनस वी बाई यू, यही एम था। ये भी आपने लास्ट में भी थोड़ी देर पहले ही हमने इसे डिराइव किया था। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, मिरर इक्वेशन। इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं सॉल्व एग्जांपल के, उसे देख लेते हैं, पेज नंबर 350 के, उसके बाद आगे करते हैं। उससे पहले इसे हटा लेते हैं। तो हमारा 350 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज दैट द लोअर ऑफ अ कॉनकेव मिरर reflecting surface in figure 9.5 okay is covered with a opaque non-reflecting material. What effect will we have on the image of an object placed in front of the mirror? यानी पेज नंबर है हमारा 9.5।
45। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और फिर कह रहा है कि इसका जो मिरर है उसके आधे पोर्शन को हमने कवर कर दिया, इसी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर ये हमारा सेंटर और ये फोकस, तो इमेज हमारा कहीं यहाँ पे बनता, तो क्या इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इमेज बन जाएगा, पैरेलल रह जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रे हो जाएगा। मतलब इधर से इनफाइनाइट रेज ऑब्जेक्ट पे सारे जाएंगे और सब इमेज बना देंगे। लेकिन तो इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा, अब क्या है, सिर्फ ऊपर के ही पोर्शन के रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, जो नीचे से रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही थी वो अब रे मिलेंगी नहीं। तो बेसिकली आपका जो इंटेंसिटी है वो घट जाएगा। ये वैसे ही है कि अगर आपके रूम में दो लाइट जले हैं, तो जितनी आपकी इंटेंसिटी होगी, अगर एक लाइट आप ऑफ कर देंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, बाकी आपका इमेज पूरा बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर 9.7। ठीक है, शो अ सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बस एक बार। कह रहा है कि अगर आपका एक ये हमारा फोकस सेंटर ऑफ, यहाँ कुछ ऐसा फोन रखा है। देखिए फोन रख सकते हैं, कोई रेक्टेंगल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और कहा जा रहा है कि इसका इमेज कैसा बनेगा, आप बना के देखो, है ना। तो इसमें एक गलती है हमारे, मतलब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा है, ये कुछ ऐसा है, और बोला है इमेज का सुटेबल डायग्राम। तो इजी सा है। देखिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम साइज का बनता है। तो अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का ये साइज का है, इधर ये 5 सेंटीमीटर का बनेगा, इसे हम और इसका जो साइज है, आप देखिए ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा है, तो जाहिर सी बात है इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर बनेगा, और इसका साइज जितने साइज का है 5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर से बड़ा बनेगा, और अगर आप इसे ऐसे मिला दें तो ये आपका इमेज बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे पूछ देता है एग्जाम में कि अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का और इसका ये फोकस आपको दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है 60, आपको ऑब्जेक्ट का जो हाइट, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो दे दिया गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरिया निकालना है, इसका इमेज का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, हाइट भी दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया 5 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, आपको एरिया निकालने को दे दिया। तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसे केसेस में क्या करते हो, आप इमेज का ये कैसा बनेगा, ट्रेपेजियम, तो ये 5 सेंटीमीटर पे है, इसका तो सेम, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। अब इसे ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो ये पोजीशन क्या होगा, तो ये अगर ये 60 है तो ये, और ये 15 है तो ये हो गया 45, है ना। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 16 है, 16 में से 15 माइनस कर दीजिए 45। तो अगर इसके 45 रखने पे इमेज देख लेते कहाँ पे बनेगा, तो हमारा u की वैल्यू कितनी होगी, -45 सेंटीमीटर। हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। इसका तो इमेज यहीं पे बनेगा सेम हाइट का, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 45 पे रखा इमेज, v की वैल्यू की हमें निकालनी है, f की वैल्यू ऑलरेडी -30 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो कॉन्केव के लिए f की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव हुआ, तो ये डायरेक्शन हमारा नेगेटिव, यानी पोल से फोकस की तरफ हमारा नेगेटिव हो गया। तो अगर हम 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करें, तो 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/-30 माइनस 1/-45। ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका रेशियो 90 आएगा, ये 3 - 2 ये आ जाएगा -3 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा -1/90, यानी v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -90, यानी ये कितने पे बनेगा, 90 पे बनेगा। तो ये कितना था, ये 60 है, ये 90, तो इसका लेंथ हमें निकल गया 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, जो इमेज का लेंथ है वो हमें निकल गया। अब इसका इस पॉइंट का हाइट निकल जाए तो हम एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई वी की वैल्यू कितनी है माइनस 90, यू की वैल्यू कितनी पे ये ऑब्जेक्ट है 45 माइनस 45 माइनस एक और माइनस वी माइनस यू, ये आएगा 2 टाइम्स, यानी हाइट ऑफ इमेज जो आएगा वो 2 टाइम्स आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ माइनस के साथ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, यानी हाइट ऑफ इमेज कितना है 10 सेंटीमीटर नेगेटिव, क्योंकि इन्वर्टेड है तो वैल्यू नेगेटिव आई होती है। ये वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, ये हो गई 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर हमें निकालना हो तो हमारा क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 50 इनटू डिस्टेंस बिटवीन 30, ये कितना आ जाएगा 50, ये कितना आ गया ये 30 रखने दीजिए, ये 20 10 यानी 300 आ गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपको एरिया निकालना होता है। बाकी रे डायग्राम से आपको ये क्लियर हो ही गया, रे डायग्राम उसने बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, रेडियस 15 है, पोजीशन नेचर मैग्निफिकेशन। तो एक मैं सॉल्व कर रहा हूं, मतलब एक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, बाकी दूसरा उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसमें बोला है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है तो जाहिर सी बात है इसका फोकस नेगेटिव होगा, देखा है हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से। अगर कॉन्केव मिरर है तो हमारा फोकस इधर पड़ेगा, हमारा ये रे पॉजिटिव, फोकस के लिए हमारा एफ क्या हो गया नेगेटिव। ये सारी चीजें याद करें आपको क्लास 10 में। तो यू हमारा कितना हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू कितनी है 10, यू 10 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव होता है, यू किसी भी केस में ऑलवेज नेगेटिव। एफ की वैल्यू माइनस 15 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, ये इन फ्रंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू 15 है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15/2। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो यू की जो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो यानी कि 15 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, माइनस 15 से ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा 1/b प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी होगी 15/2 माइनस के साथ माइनस ऑफ माइनस u की वैल्यू है 10, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 30, ये माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना है 2 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये u की वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3/30, ये वैल्यू आ गई माइनस 1/30। देखिए मैंने कहा था ना 15 से ज्यादा आना चाहिए यानी 30 आ गया, तो u v की वैल्यू हमारी 30 आ गई। नेगेटिव देखा है मतलब और इमेज भी हमारा इधर ही बनेगा, तो अगर नेगेटिव है तो ये आ गया रियल बनेगा। ये सारी चीज कब नेगेटिव होगा तो रियल, ये सब क्लास 10 इसलिए कह रहा हूं टेंथ का एक बार जरूर देख लीजिए। अब आते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू कितनी है -30, ये 1 अपॉन v है, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -30, v की वैल्यू -30, u की वैल्यू -10, ये कैंसिल। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है अच्छा मैग्निफिकेशन, ये हो गया मैग्निफिकेशन, यानी m की वैल्यू जो आई -3 आई, नेगेटिव आ रही है मतलब इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा और लार्ज साइज का, तो यानी कि ये इन्वर्टेड होगा। तो हमें पता चल गया इन्वर्टेड है, रियल है और मैग्निफिकेशन इससे ज्यादा है मतलब लार्ज इन साइज, तो रियल इन्वर्टेड लार्ज इन साइज, ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरह अगला कर लीजिएगा। अगले में देखिए आपको 5 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी फोकस आपका 7.5 है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इमेज आपका कुछ इधर बनेगा। तो सेकंड वाले केस में ऐसे ही ध्यान दे दीजिएगा, आपका v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और m की भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसे आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज व्हाइल वी सिटिंग इन द कार, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
पार्किंग कार में बैठे हुए हैं और हम नोटिस कर रहे हैं कि कोई जॉगर, मतलब हम ऐसे कार पार्क करके बैठे हैं और हम अपने रियर मिरर में देख रहे हैं कि कोई बंदा दौड़ते हुए आ रहा है। जो बंदा दौड़ रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है और जो हमारा मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर का है। तो हमें ये जानना है कि वो जब 39 मीटर पे होगा तो वो हमें कितनी की स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। तो देखिए हमने, देखिए ये याद रखिएगा, जब भी आप अगर बात करते हैं मिरर की, तो मिरर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। रियर मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है कि क्लास 10 में पढ़ाया ही गया है कि जो आपका रियर मिरर होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं ताकि हमारे जितने भी इमेज बने वर्चुअल बने और स्मॉल साइज के बने। तो इस केस में अगर ये है तो ये अगर r इधर है तो f की वैल्यू इधर पड़ेगी, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है तो f इस केस में पॉजिटिव होगा, यानी f की वैल्यू हमारी हो गई +1 मीटर, क्योंकि r की वैल्यू 2 है तो f r/2 1 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है जब हमारा 39 मीटर पे था तो वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है और हमें 39 पे निकालना है, तो u की वैल्यू आ गई -39 मीटर। u तो ऑलवेज सामने आएगा -39 मीटर। तो अब क्या होगा, v निकाल लेते हैं और 1 सेकंड बाद u कितना आगे आ जाएगा, मतलब अभी ये करते हैं तो v क्या आ जाएगा, तो 1/v = 1/u माइनस प्लस 1/f, मतलब u इधर भेज दिया, 1/v माइनस ऑफ u की वैल्यू कितनी है -39 प्लस 1/f की वैल्यू कितनी है 1, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 39 प्लस 1 प्लस 39, ये आ गया 40/39, यानी v की वैल्यू आ गई 39/40। ये तो जब इतने पे था। अब 1 सेकंड बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 सेकंड बाद ये 5 मीटर और आगे आ जाएगा, 5 मीटर आगे आ जाएगा तो 39 माइनस, मतलब जब यहाँ पे था ये 39 मीटर पे था, 1 सेकंड बाद कितने पे आ जाएगा, ये 5 मीटर आगे यानी 34 मीटर पे आ जाएगा। तो u की वैल्यू सेकंड 1 सेकंड बाद कितने पे आ जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी -34 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर u 5 मीटर आ रहा है तो v कितना आगे आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब हमें इमेज का वेलोसिटी निकालना है। तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट क्या है कि 1 सेकंड में 5 मीटर आगे आ रहा है, ठीक, तो हम देखना चाहें 1 सेकंड में इमेज कितना आगे आ रहा है, 1 सेकंड में इमेज जितना आगे आएगा इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले जब ये 39 मीटर पे था तो इसका इमेज का पोजीशन था 39/40, अब ये 34 पे है 1 सेकंड बाद, तो इमेज देख लेते हैं कितना, फिर हमें देख लेंगे कि इमेज 1 सेकंड में कितना चला है, भाई उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये इतना f की वैल्यू +1 ही रहेगा, तो 1/v = 1/- -34 माइनस के साथ +1/1, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 34 प्लस हो जाएगा ये प्लस 31, ये आ जाएगा 35, है ना। तो v की वैल्यू आ जाएगी 35/34। अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो v कितना आ गया आपका 39/40, ये आ जाएगा 34/35। तो इसमें हम क्या करें, 34/35 में माइनस करते हैं 39/40, तो ये जो वैल्यू आई इतनी ये स्पीड से आपका v मूव कर रहा है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है, इतनी की स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो ये लगभग 1 से भी कम आ रहा है ना। तो यानी कि अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से चल रहा है तो ये इतनी की स्पीड से उस 39 पे। अब बाकी अलग अलग जगह पे रखेंगे तो अलग अलग जगह वेलोसिटी निकलेगी। बेसिकली जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट आता है ना, उससे ज्यादा वेलोसिटी से आपको इमेज आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है रिफ्लेक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमेना करेंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो जरूर से हमारे चैनल एक एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ।
और जो हमारे इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारा यूपीआई नंबर है 8004275244। आप उस पर जाके हमें किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने